हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने जो हमारे करंट में बजट जो पेश किया गया था हमारा, उससे रिलेटेड उस बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या योजनाओं की घोषणा की गई है, ये सब हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बजट से रिलेटेड जो हमारे ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, या फिर इससे रिलेटेड और क्या क्या प्रावधान है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे बजट के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत में, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत में पहला बजट किसने पेश किया था। ब्रिटिश भारत की बात की गई है तो पहला बजट किसने पेश किया था? क्या जेम्स विल्सन ने किया था, जॉन मथाई ने किया था, षणमुखम शेट्टी ने किया था, या फिर मोरारजी देसाई ने किया था? तो याद रखेगा, ये किसने किया था? जेम्स विल्सन। ब्रिटिश भारत में ये पहला बजट पेश करने वाला था जेम्स विल्सन। ठीक है। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था ब्रिटिश भारत में, तो जेम्स विल्सन। स्वतंत्र भारत का अगर हम बजट की बात करते हैं तो कब पेश किया गया था? तो ये प्रश्न आपका जो है, इसमें क्या है आपका, 1950 में, 1947 में, 1860 में, या 1991 में? तो ये बजट ध्यान रखिएगा, आपको कब पेश किया गया था? 1947 में आया था आपका पहला बजट, जो कि आज़ाद भारत का था। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका गणतंत्र भारत का। ठीक है, स्वतंत्र भारत का 1947 में हो गया था। ठीक है, गणतंत्र भारत का किसने पेश किया था? तो ये किया था जॉन मथाई ने। ठीक है, किसने किया था? जॉन मथाई ने। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार जो है बजट किसने पेश किया था, वो है आपका मोरारजी देसाई का। था की बात की गई है की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री पूछा जाए, या फिर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए, आपका दोनों का जो रिजल्ट आंसर है वो सेम होने वाला है। क्या? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री ने दिया था? सबसे लंबा बजट भाषण जो है किसने दिया था? तो ये आपको याद है, 2020 का जो बजट आया था, इसमें निर्मला सीतारमण जी ने सबसे लंबा बजट जो है वो भाषण दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट को पहली बार पेपरलेस किस वर्ष में पेश किया गया था? यानी पहली बार जो है पेपरलेस बजट जो है वो कब आया था? तो वो आया था आपका 2021 में। कब आया था? 2021 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2025-26 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, तो वित्त मंत्री इसमें पूछने वाली बात तो होगी नहीं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कौन थी? निर्मला सीतारमण। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, बजट 2025-26 कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया है? तो ये आपका 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को पेश किया गया है। अगला है, निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को कितनी बार, मतलब उनका ये कौन सा नंबर था 2025-26 में जब इन्होंने इस बजट को पेश किया था? तो ये उनका 8वां बजट था। ठीक है, ये उनका कौन सा नंबर का बजट था? 8वें नंबर का बजट था। अगला है आपका, विकसित भारत के 6 प्रमुख बिंदुओं में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? क्योंकि इस बजट में 6 प्रमुख बिंदु की बात की गई है, तो कौन सा बिंदु जो है इसमें से शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या इसमें गरीबी मुक्त की बात नहीं की गई है, 100% कुशल कामगार की बात नहीं की गई है, डिजिटल भारत मिशन की बात नहीं की गई है, या फिर फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनने की बात नहीं की गई है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका गरीबी से मुक्ति ये बात है, कुशल कामगार से रिलेटेड भी बात की गई है,
और भारत को जो है वो फूड बास्केट बनाने की भी बात की गई है। बात अगर नहीं की गई है तो किसकी नहीं की गई है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल भारत मिशन की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में किस विषय को प्राथमिकता दी गई है? किस विषय को यहाँ पे प्राथमिकता के तौर पे दिया गया है? क्या वो कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या निवेश है? हालांकि बात सब पे की गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको फूड बास्केट बनाने के लिए जो बात की गई है वो कृषि की गई है। अगला प्रश्न, बजट 2025-26 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? विकसित भारत, यही थीम थी इसकी। ठीक है, आपको याद होगा कि 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए, बजट 2025-26 में 4 इंजन किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? यानी कौन कौन से 4 इंजन बताए गए हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवेश, कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका यही आंसर होने वाला है। इस पे जो 4 इंजन बताए गए हमारे विकसित भारत की ट्रेन को चलने के लिए, वो है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इन्हीं 4 इंजनों के सहारे हमको विकसित भारत का सपना लेके चले हम लोग। ठीक है, अगला है, बजट 2025-26 में मुख्य मार्गदर्शक प्रेरणा क्या होगा? अब इंजन अगर है तो जाहिर सी बात है मार्गदर्शक की बात कौन करेगा, कौन रास्ता दिखाएगा हमें चलने के लिए, इसका प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? तो इसका जो है आपका ये है समावेशिता। क्या है? समावेशिता, यानी सबका हम लोग मिलकर, अगर सब लोग मिलकर विकास करेंगे तब हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। अगला देखिए, भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? तो जाहिर सी बात है फूड बास्केट किससे बनेगा? ये बनेगा आपका कृषि से। ठीक है, तो कृषि को प्राथमिकता यहाँ पे दी गई है। बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में बदलाव किया गया है? महिलाओं को जो है वो किस क्षेत्र में आगे मतलब उत्थान की बात की गई है? रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तो सरकारी ऑप्शन सभी को पता होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी उनको रोजगार में भी बात की गई है, स्वास्थ्य में बात किया गया है और शिक्षा में भी बढ़ाने की बात की गई है। अगला देखिएगा, बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस बार जो पेश किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है? ये बात करता है आपका समावेशी और आर्थिक विकास का। ठीक है, किसकी बात करता है? समावेशिता और आर्थिक विकास का। अगला देखिए, बजट 2025-26 में किस क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान दिया गया है? एमएसएमई, रक्षा, परिवहन, तकनीकी। अब देखिए ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा, ये बात याद रखिएगा। फिलहाल के लिए क्या है, मैंने 4 इंजन बताया तो उसमें से एक इंजन क्या है? एमएसएमई। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, अगला देखिए, बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र को किस रूप में समर्थन दिया गया है? जो ये है बजट, इसमें किस रूप में समर्थन दिया गया है? तो यहाँ पे क्या कहा गया है आपको? किसानों के लिए जो सम्मानजनक मूल्य होगा, ठीक है, उसकी बात की गई है, किसानों के लिए सम्मानजनक मूल्य की। ठीक है, अगला है, बजट से संबंधित जो कुछ और तथ्य हमको मिल सकते हैं, जैसे बजट को प्रस्तुत करने के बाद उसे किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? बजट जब प्रस्तुत हो जाता है तो उसको किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। ये अनुमोदित होना भी जरूरी है, संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बजट में राजस्व व्यय क्या होता है? जो राजस्व व्यय का टर्म आता है इसका मतलब क्या होता है? तो व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है, तो क्या ये खर्च आपका नई योजनाओं पर खर्च की बात करता है, पुराने कर्जों की अदायगी की बात करता है, या फिर विभिन्न सेवाओं और प्रशासन पर खर्च की बात करता है, या फिर उत्पादन वृद्धि की खर्च पे बात करता है? तो ये करता है विभिन्न सेवाओं और प्रशासन के खर्च की बात। ठीक है, राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है?
जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, प्रशासन है, सेवा है, उस पर कितना खर्च आने वाला है। आइए आगे देखते हैं। बजट में पूंजीगत व्यय का क्या अर्थ है? ठीक है, राजस्व व्यय तो हो गया, पूंजीगत व्यय का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो ये याद है, जो पूंजी वाली परियोजनाएं हैं उनके ऊपर जो खर्च होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बजट पेश करने से पहले किस दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाता है? जब बजट पेश होता है 1 फरवरी को, तो 31 जनवरी को जो होता है एक दस्तावेज आता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका आर्थिक सर्वेक्षण। क्या नाम है? आर्थिक सर्वेक्षण पहले किया जाता है। भारतीय संसद में बजट पेश करने के बाद कितने दिन के भीतर उसे मंजूरी मिलनी चाहिए? तो ये कितने दिन के भीतर मिलनी चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या बताइएगा? ये आपका होगा 30 दिन, 1 महीना। ठीक है, 30 दिन। अगला देखिए, बजट पेश करने के दौरान सबसे पहले कौन सा विभाग चर्चा में आता है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो बजट जाहिर सी बात है पेश कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, अगला आप देखिएगा, भारत में बजट के पहले दिन को क्या कहा जाता है? भारत में जो है बजट का पहला दिन जो होता है उसको बजट दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बजट दिवस 1 फरवरी। अगला देखिए, बजट पेश करते समय किस मंत्री को साइन करना होता है? क्या वो प्रधानमंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है या फिर गृह मंत्री करता है, केंद्रीय मंत्री करता है? तो जाहिर सी बात है करेगा कौन? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देखिए, भारत का बजट किसकी स्वीकृति से पारित होता है? राज्यसभा से, संसद से, राष्ट्रपति से या फिर प्रधानमंत्री से? तो याद रखिएगा ये किसकी स्वीकृति पे होता है? ये होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति पे। ठीक है, भारत का बजट किस अवधि के लिए होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून और 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। तो ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पे? सबको पता है वित्तीय वर्ष किसको माना जाता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का। आइए आगे देखें, बजट का उद्देश्य क्या होता है? करों की दर को बढ़ाना, सार्वजनिक योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान, व्यापार को बढ़ावा देना या विदेशी निवेश बढ़ाना? तो ध्यान रखिएगा, जो बजट का उद्देश्य माना जाता है वो क्या माना जाता है? सार्वजनिक योजनाओं के लिए जो वित्तीय प्रावधान है, अलग अलग योजनाओं की घोषणा की जाती है, यही बजट में आता है। ठीक है, अगला है, बजट में आर्थिक घाटा से क्या तात्पर्य है? कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्थिक घाटा ये क्या है? तो जाहिर सी बात है सरकार का कुल आय बनेगा, ठीक है, कुल खर्च बनेगा, आय और खर्च के बीच अंतर या कुल कर वसूली। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चूंकि हमको घाटा की बात की गई है, तो घाटा हमको कब पता चलेगा? जब आय और खर्च का अंतर निकालेंगे तब हमें पता चलेगा हमें कितना घाटा हुआ है। अगला है, बजट में समीक्षात्मक बजट का क्या मतलब होता है? समीक्षात्मक बजट ये आपका आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो अनुमानों को पुनः समीक्षा करना, यानी जो अगला वित्तीय वर्ष है उसमें हमको समीक्षा करना होता है कि उसके जो हमारा ग्रोथ रेट होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा, क्या होगा, कितना राजकोषीय घाटा होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, अगला है, मूल्य वर्धित कर वैट किस प्रकार के कर का हिस्सा है? मूल्य वर्धित कर वैट जो है वो कैसा है? क्या वो सेवा कर है, उत्पादन कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो वो कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर में आता है वैट। भारत में बजट पेश करते समय किन आंकड़ों को प्रमुखता दी जाती है? तो जाहिर सी बात है इसमें रोजगार उपभोक्ता का कोई वो नहीं है, पूरा वित्तीय आंकड़ा दिया जाता है। ये सब इसमें आ जाते हैं क्योंकि वित्तीय आंकड़ा जो होता है एक अम्ब्रेला टर्म होता है। ठीक है, अगला है, भारत के केंद्रीय बजट में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? कर, कर्जा, विदेशी निवेश या फिर निर्यात? तो याद आपको रखना है
जो कर है, टैक्स जो लगता है, ये भारत का मुख्य स्रोत है अंदर का केंद्रीय बजट का। ठीक है, उसके बाद उधार लेना तो अलग बात होती है। केंद्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश किस परिप्रेक्ष्य में पेश होता है? क्या वो शिक्षा क्षेत्र में, सरकारी कंपनियों के क्षेत्र में, निवेश योजनाओं के लिए, या फिर रक्षा क्षेत्र में? तो ये पेश होता है आपका जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पे। सार्वजनिक की बात की गई है, सरकारी कंपनियों के लिए। ठीक है, अगला है बजट में वित्तीय घाटा का क्या मतलब होता है? जो वित्तीय घाटा है उसका मतलब क्या होता है, तो अभी हमने बात किया है ऊपर। ठीक है, प्रश्न रिपीट हो गया लेकिन ऑप्शंस बदले हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आय और खर्च का अंतर हमारा वित्तीय घाटा कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। याद रखिएगा कल सुबह जो साइंस है वहाँ से प्रश्न वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो साइंस के लिए तैयार रहिएगा। ये आपके लिए जिस भी परीक्षा में साइंस पूछी जाती है, खास तौर से वो बच्चे जो कि रेलवे के हैं। ठीक है, अब रेलवे में आप चाहे ग्रुप डी देने जा रहे हो या फिर एनटीपीसी देने जा रहे हैं, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो भी ये साइंस का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक जो होगा वो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा और यहीं से वीडियो आएगी। ठीक है, कुल 50 क्वेश्चन का संकलन होगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।